और आज अमरन कास्टिंग की पेशकश में है, आज उस शख्सियत से मिल रहे हैं जिनके शब्दों में शक्ति है और जीवन में प्रेरणा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज ना नेता मिलेंगे ना सिर्फ कवि, आज मिलेगा भारत का वो सिपाही जो कलम से भी लड़ता है और विचारों से भी जीता है। सत्यनारायण सत्तन जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले इंदौर की राजनीति में शुरुआत करते हैं। तो आपने जब पहला चुनाव लड़ा तो उस चुनाव में क्या क्या संभावनाएं रही आपकी? जैसे नई पार्टी थी, जैसे हम जानते हैं 15 दिन पार्टी, 15 दिन 20 दिन पार्टी की शुरुआत में रही, फिर उसके बाद आपके कंधों की जिम्मेदारी रही चुनाव जीतने की भी और चुनाव को लीड करने की भी। परिस्थितियां और परिवेश ही ऐसे थे जी कि सामूहिकता के साथ खड़े होकर के राष्ट्र के जागरण की बेला को मध्यम करने में जिन लोगों ने योगदान दिया, उन लोगों के योगदान के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी बनी। मधु लिमये जी और मधु दंडवते जी ने जनता दल में रहने के बाद भारतीय जनसंघ का विरोध किया कि ये दोहरी सदस्यता वाले लोग हैं। दोहरी सदस्यता किस बात की कि ये जनसंघी भी हैं और संघी भी हैं, आरएसएस भी हैं और जनसंघ की राजनीति भी करते हैं। तो ये दोहरी सदस्यता जो है ये तोड़ दो, छोड़ दो, केवल जनसंघी बन करके रहो या जनता पार्टी में हो जाओ। ये सारा का सारा दृश्य 77 में जयप्रकाश जी के आंदोलन के पश्चात देखने को मिला। जी, आपका एक किस्सा याद आया है मुझे, जब दिल्ली पर अटल जी ने एक मंच पर आपसे कुछ चर्चा की, आपने कुछ बयान दिया, अटल जी ने आपको पर्सनली कान में कुछ कहा, तो शायद कुछ टोक दिया गया था। वो क्या किस्सा था? बड़ा चर्चित किस्सा रहा आपके जीवन का। दिल्ली में अटल जी ने मुझे, ये 1990 की बात जी, कश्मीर बचाओ रैली थी। मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ में वहां पर मैदान में बैठा हुआ था और मंच से आवाज आई कि इंदौर से सत्यनारायण सत्तन आए हैं जी। तो वो मंच पर आए। मैंने नहीं सुना उसको, 2-3 बार आवाज लगी, तीसरी बार मैंने सुना। मेरे साथ राकेश शर्मा थे, बैठे हुए थे, बोले गुरुजी आपके नाम की आवाज लग रही है। अरे मैंने कहा इस भीड़ में कौन अपने का स्मरण करेगा? यहाँ पे 10 लाख आदमी उपस्थित है, उसमें अपने नाम की आवाज यहाँ से कैसे आएगी? फिर जब बार बार रिपीट हुआ तब मैंने भी सुना जी। तो मैं उठ करके खड़ा हुआ जी। तो उन्होंने रास्ता दिया और मैं मंच पर, तब वहां पर मुझे बोलने का भी अवसर मिला। जी। और यहाँ से फिर अटल जी से आपके व्यक्तिगत संबंध भी बहुत अच्छे रहे। लोग बताते हैं कि जब भी इंदौर आते थे आपसे मुलाकात होती थी। व्यक्तिगत संबंध होने का कारण कविता। जी। वो साहित्यिक अवधारणा के पुरुष थे जी। और भावुकता के दरवाजे पर खड़े होकर के लोक कल्याण की कामना करना जी, और उसे राजनीति में रह करके प्रयोग में लाना जी, ये अटल जी की धर्म था, ये उनकी महारत थी। वो कथ्य और कर्म के बीच में भेद नहीं रखते थे और उनके चरित्र से सीखने वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने कई एक बार उनके साथ संगोष्ठियों में गए, समारोह में गए, भारतीय जनता पार्टी और संघ के द्वारा आयोजित की जाने वाली जो गोष्ठियां थी, विचार थे, उसमें बैठे। तो जब सब लोगों का सामूहिक भोजन होता था जी, तो उसमें शर्त यह है कि आप स्वयं सेवक हो, अपनी थाली उठा करके खुद अपने निर्देश स्थान पर रखोगे या धोगे जी। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी थाली किसी को धोने के लिए नहीं दी, कि उठाने की कोशिश तो अनेक लोगों ने की जी, लेकिन उन्होंने कभी उसको अवसर नहीं दिया कि आज जैसे तुम स्वयं सेवक हो वैसे मैं स्वयं सेवक हूँ, अपना काम मैं खुद करूंगा। तो ये जो प्रेरणा के स्रोत थे जी, उन्होंने हमारे जीवन को प्रेरणा दी, बिल्कुल स्वयं सेवकों को प्रेरित किया। तो वो प्रेरक पुरुष है और हमारे जीवन के वो प्रेरक प्रसंग है। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ पार्टी के अलावा अगर कोई दूसरी पार्टी में आपकी सेम विचारधारा के कोई नेता आपको प्रभावित करते हैं तो किसका नाम सबसे पहले आएगा? राम मनोहर लोहिया।
उसका मतलब एक किसी विशेष कारण के महत्व रहते हैं। राम मनोहर लोहिया जो थे जीनियस नेता थे जी। उन्होंने जवाहरलाल जी का विरोध किया तो तथ्यों के साथ किया, डंके की चोट पे डंके की चोट किया। जिस तरीके से अटल जी ने डंके की चोट विरोध किया जी, ठीक उसी तरीके से लोहिया जी ने विरोध किया। लोहिया जी प्रजातंत्र के उन सजग प्रहरियों में से थे जो एक एक बिंदु पर अपनी मीमांसा करते हुए थकते नहीं। जनता प्रभावित थी और लोक जीवन में समाजवाद को प्रतिष्ठित करने का काम लोहिया जी ने किया। जयप्रकाश नारायण जी और उनके बीच में जो सपा और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी ये दो दल बने, उसी विचारधारा को लेकर के बने। जयप्रकाश जी के रहते हुए बने और लोहिया जी के। 2014 के पहले संघ से आप भी जुड़े, अटल जी भी जुड़े, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी जुड़े। 2000 पहले आपका कभी नरेंद्र मोदी जी से सामना हुआ किस प्रकार से? खूब, इंदौर में। इंदौर में ही? हाँ, इंदौर रहे वो। ये कब के दशक की बात है? अरे ये 77 के उसी दशक की बात है। वो यहाँ पर विस्तारक होकर के आए थे। उसके पहले फिर कई कवि सम्मेलन के मंचों पर वो खुद कवि भी हैं। ये चीज हम लोगों को बिल्कुल नॉलेज में नहीं। तो आपके नॉलेज में होगी कैसी, क्योंकि आप उस कॉलेज में ही नहीं हो। जी बिल्कुल सही कहा। तो ऐसी स्थिति में वो खुद कवि है, बहुत अच्छे कवि है वो। अब ये कवि सम्मेलन में मैं गया था तो वो उसके सदारत वही कर रहे थे। 5-6 साल पहले, क्या ज्यादा ही हो गए होंगे। वहां पर एक कवि सम्मेलन था अहमदाबाद में, जो आजकल नरेंद्र मोदी के नाम पर वो हो गया है वो ग्राउंड जी, उसी में था वो। उसमें मेरे से बोले तो उन स्थितियों में भी देखा, मैंने उनसे कहा एकाध कविता, अरे बोले मैं तो डायरी भूल गया, मेरे को राजनीति के सिवा कुछ याद नहीं रहता जी। लेकिन उनका कवि हृदय जो है बोलता है तो वक्तव्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देता। बिल्कुल दिखाई देता। मन की आवाज भी उन लोगों को बहुत ही सबसे ज्यादा रेडियो में मन की आवाज बात होती है तो वो हृदय से निकलने वाली बात जी। और शायरी क्या है, दिली जज्बात का इजहार है। बिल्कुल वो अपने दिली जज्बात का इजहार कर देते हैं क्योंकि उनका दिल द्रवित होता है। एक शायर का मन तो एक पक्षी को देख करके दुखी हुआ। दुनिया में पहली बार जब कविता अवतरित हुई तब वाल्मीकि ने एक पक्षी का वध देखा था। बहेलिये ने एक बाण मारा था क्रंच पक्षी को, सारस को। जब वो बाण लगा तो उसके मुंह से निशब्द अपने आप शब्द प्रस्फुटित हो गई कि अरे निषाद, तूने इस मैथुन रथ क्रंच जोड़े के ऊपर प्रहार करके जो कर्म किया है वो दुष्कर्म है, निंदनीय है, तुझे कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। और वो कविता के वाक्य जो है अहिंसा की जन्मभूमि पर खड़े होकर के आज तक अपने जीवन की भाषा को बोल रहे हैं। लोग कहते हैं कि इससे क्या है, कविता अहिंसा से पैदा हुई। अटल जी वीर भाव रखते थे लेकिन बड़ी अहिंसक वृत्ति के थे, संपूर्ण कल्याण की कामना रखते थे। उन्होंने कभी समष्टि में विष बोने का काम नहीं किया। 2014 के बाद आपकी उनसे किसी मंच पर मुलाकात हुई? किनसे? नरेंद्र मोदी जी से। जो आदमी दुर्लभ हो जाए उससे मुलाकात करने के लिए फिर घंटों लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन नरेंद्र जी में ऐसा कुछ नहीं। अभी एयरपोर्ट पर आए थे जी, तब पार्टी ने कहा कि इन सबको किसी को जानते नहीं आपके सिवा। तो मैंने कहा ठीक है, ये सब जूनियर है जी, ठीक। मैं गया तो वो जितने भी लोग थे वो सबसे वो ऐसे ऐसे करते हुए आगे बढ़ गए और मेरे पास आए तो रुक करके 3 मिनट रुके जी, चर्चा की मुझसे, पूछा, बोले बहुत दुबले हो गए यार तुम। मैंने आपका राज चल रहा है भाई साहब। वो हंस दिया, बोले तुम्हारे व्यंग नहीं जाते। चल जाएंगे कैसे, पढ़े हुए स्वभाव छूटते हैं क्या, पढ़े हुए संस्कार टूटते हैं क्या जी। वो अपने कर्म में रहते हैं, मैं अपने कर्म में रहता हूँ। सर एक पॉलिटिशियन होने के नाते और एक कवि होने के नाते अगर देखा जाए तो आपके मध्य प्रदेश में जितने भी बड़े नेता रहे
अगर वो किसी मंच पे रहे या उनके लिए कोई संदेश रहा, तो हमेशा आपके मुंह से जो झलकारियां निकली हैं वो सिर्फ एक स्वभाव में छोटे जूनियर्स के लिए निकली है, तो जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं। लोग कहते हैं कि पूरे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही व्यक्ति के चरणों में दिखती है, और वो भी सादर सम्मान के साथ, वो है सत्यनारायण सत्तम। ये लोगों का उबला हुआ भाव है, प्रचंड भाव है, जो उसे अभिव्यक्त कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बहुत छोटा आदमी, लेकिन सही बात को सही जगह पे सही समय पे कहने से चूकता नहीं, फिर चाहे मेरे ही नुकसान हो। जी एक मंच से आपने कैलाश विजयवर्गीय जी कहा था कि अरे कैलाश, ये चीज थोड़ा सा आप देख लीजिए, उनकी विधानसभा में, उन्हीं के कार्यक्रम के मंच में इस प्रकार का कभी कि भाई साहब थोड़ा सा मेरा कार्यक्रम है तो मेरे को थोड़ी सी कुछ, क्योंकि आप सब व्यंग्यता के मतलब बहुत कवि जो कह सकते हैं शब्दों का। कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुए जी, और जब आए तो उनके मेरे बीच में 4 घंटे की मुलाकात हुई। रात को 1 बजे से लगा करके 4 बजे तक अन्नपूर्णा मिष्ठान भंडार में बैठ करके मैंने उनसे चर्चा की, और चर्चा करने के बाद उनका परिचय जो है वो सब लोगों से करवाया, और उन्हें पार्षद का टिकट दिया। 1983 में मैं विधायक था, मैंने उन्हें पार्षद का टिकट दिया, और टिकट देकर से 14 नंबर वार्ड से, मुझे आज तक याद है, वो 14 नंबर वार्ड से उनको पार्षद का टिकट दिया। उनके जाकर घट स्थापना की, उनको जाकर के वहां पर प्रत्याशी घोषित किया, और जिससे वो प्रत्याशित घोषित किया, जिससे उनकी लड़ाई थी, वो मेरे अखाड़े के पहलवान थे, बाबू सिंह डंगर जी है। वो मेरे से बोले क्यों तुम इसके लिए आ गए? तो मैंने कहा भैया अखाड़े बदल गए। अखाड़े बदल गए, मैं इनके लिए आया, तो आप मेरे साथ जो काम करते हो तो वो अखाड़ा ब्रजलाल उस्ताद का अखाड़ा है जी, और ये राजनीति का अखाड़ा है। आप इंदिरा गांधी के पट्टे और मैं अटल बिहारी का हूँ। तो बोले ये क्या है? मैंने पहलवानी है ये भी। पहल का अर्थ है युक्ति, और वान का अर्थ है धारण करना। अपनी अपनी पहल को जो धारण करता है वो पहलवान। तो मैं इस अखाड़े में आ गया हूँ, तो अटल जी के साथ रह करके अपनी बात करूं। 1992 के बाद में जितने राजनेता हैं उसमें मध्य प्रदेश के उज्जवल राजनेता के रूप में आपको कौन पसंद आते हैं, भले वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी? ये थोड़ा सा कठिन हो गया। कठिन का हो गया, जो आता है अपने क्राइटेरिया में आता है जी, जिसका कार्य जो परिधि है जी, अगर परिधि में रहेगा तो सीमावर्ती है, और जो विराट है, विशाल है, विस्तृत है, वो किसी एक परिधि में बंधेगा नहीं। अब उदाहरण के लिए पार्षद है, वार्ड का है जी, उसकी एक सीमा है। विधायक है, क्षेत्र का है, उसकी एक सीमा। इसको क्राइटेरिया हल्का कर देते हैं। नहीं, उसकी अपनी एक क्राइटेरिया है जी। कलेक्टर है जी, उसकी एक क्राइटेरिया, उसकी एक अपनी सीमा है। कमिश्नर है, उसकी अपनी एक सीमा है। मुख्यमंत्री तक की एक सीमा है, राष्ट्रपति की भी सीमा है, प्रधानमंत्री की भी सीमा है। लेकिन वो अपनी सीमा को, अपने अधिकारों का वर्णन करके, अपने अधिकारों के माध्यम से लोक कल्याण की भाषा बोलता है। जनता का लोकप्रिय नेता एक मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको चयन करेंगे, जो आपको लगता है कि ये व्यक्ति? हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश में तो जो भी मुख्यमंत्री बन जाता है वो सभी लोकप्रिय हो जाता है, सर्वप्रिय, लोकप्रिय जी। और उसके बारे में ऐसे ऐसे विशेषण लिखे जाते हैं बोर्डों पर कि कोई उसे अप्रिय नहीं कह सकता, उसे कोई कुप्रिय नहीं कह सकता, वो सबके लिए सुप्रिय ही होते हैं। मध्य प्रदेश में इस बार का जो मुख्यमंत्री ऐलान किए गए, और वो पार्टी के एकदम नए चेहरे ही रहे। लाख उन्होंने सालों से उस पार्टी की सेवा की है, लेकिन अचानक किसी विधायक को मुख्यमंत्री बना देना आपके पक्ष के अनुसार क्या सही रहता?
जब शिवराज जी इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर के आए थे तब वो अज्ञात थे जी। केवल पार्टी के लोगों में ही उनका ज्ञातत्व था। लोक जीवन में उनकी ख्याति केवल होशंगाबाद और उनके अपने क्षेत्रों तक ही थी, बुधनी से लेके जब है जी। या फिर वो विदिशा से सांसद का चुनाव जीत गए थे और अटल जी ने वो सीट उनको प्रदान की, तब वो प्रकाशमान हुए जी। ठीक उसी तरीके से किसी भी व्यक्तित्व को भगवान सूर्य नारायण जब उदित होते हैं तो उनके एक प्रकाश की रेखा खिंचती है, फिर धीरे धीरे वो गोला जो है ऊपर आता है और तब गायत्री के मंत्र गाए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से एक कार्यकर्ता का जब उद्भव होता है, विकास होता है, तो उसकी एक क्रमागत विकास नीति काम करती है। शिवराज सिंह जी के साथ में ये नीति काम करी, उनकी योग्यता ने उन्हें प्रशस्त किया। जब वो आए थे तब बिल्कुल निहंग थे, जैसे पाठशाला के पहले दिन का विद्यार्थी अनार का लिखता जी। उन्होंने संगठन में रह करके जो भी कुछ किया होगा उसे कार्यकर्ता जानते थे। आज वो लोक विज्ञप्ति पूरा देश जानता है, और अब देखो उन पे कौन सा उत्तरदायित्व आता है। अगर देश में नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर किसी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए आपसे सुझाव मांगा जाए, आप किसका नाम आगे बढ़ाएंगे? वो तो पहले ही दिन शिवराज का नाम था, वो प्रधानमंत्री के रूप में पहले ही दिन दो ही नाम थे देश के सामने, शिवराज जी या नरेंद्र जी। लोग कयास लगाते रहते योगी आदित्यनाथ को बनाएंगे, योगी आदित्यनाथ की जो कर्म कुशलता आज प्रकट होकर के आ रही है, उस समय और इस समय की बलियारी है। समय मनुष्य बली नहीं होते, समय हो तो बलवान। विलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन, वही बात। इंदिरा गांधी के राज में चारों तरफ कांग्रेस का बोलबाला था। आज स्थितियां और परिस्थितियां समय के साथ साथ अपनी अपनी गतिविधियों को, अपने स्वरूप को धारण। कुछ आपके निजी सवाल, एज एक कवि के रूप में आपका पहला पारिश्रमिक क्या रहा होगा? मैंने 1958 में पहला कवि सम्मेलन पढ़ा था पाठशाला में, 5 रुपए मिले। उस समय सबसे ज्यादा पारिश्रमिक मध्य प्रदेश में कौन से कवि जिनको इतना तो देना ही है? उस समय अगर कोई शीर्षस्थ कवि थे तो वो डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी। सिलेबस में भी उनका जिक्र बहुत है। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जो थे वो सिलेबस के अलावा भी कवियों में उत्प्रेरक शक्ति के उद्गाता थे जी। और शिवमंगल सिंह सुमन जी का जो काव्य पाठ था वो कुलपति भी रहे विक्रम यूनिवर्सिटी के, यहाँ पर प्रोफेसर थे, यहाँ पर विद्यापीठ में पढ़ाया, गांधी विद्यापीठ में, मालव विद्यापीठ में भी पढ़ाया, हिंदी साहित्य समिति में भी उन्होंने अपनी उपस्थितियां दर्ज कराई, उसको भी उन्होंने संभाला। आज कल वो हिंदी साहित्य समिति मेरे जिम्मे आ गई है। वो तो शिवमंगल सिंह सुमन जी से चलते हुई जो रीत थी साहित्य की, वो सत्यनारायण सत्तर तक आ गई। तो कहाँ पर सुमन जी, कहाँ सत्यनारायण है। लेकिन ये क्रमागत विकास नियम या रास नियम, तो आप उसको चाहे जैसा समझ, अपने अपने युग का बोध, अपने अपने समय की उपयोगिता वो व्यक्ति के साथ जुड़ती। अधिकतर हम किसी पार्टी की बात करते तो हर नेता पार्टी की कुछ खामियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, नहीं, किंतु आपका व्यक्तित्व ऐसा है, एकमात्र आप किसी पार्टी के किसी व्यक्ति से कोई गलती होती तो आप उसको मंच से फटकार लगाते थे। कमजोर रहेगा तो हारेगा, कोई भी हावी हो जाएगा। एक त्रुटि जो है तेरी न जाने कितनों को नुकसान पहुंचाएगी। अगर तू किसी के मोह में बस करके, किसी नेता के दबाव में रह करके सच को बोलने के बजाय उसे लिपापोती करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करेगा तो समाज के साथ साथ, पार्टी के साथ साथ साथियों को भी नुकसान पहुंचाएगा। वो चाटुकारिता तो धरी रह जाएगी और समाज में नुकसान हो जाएगा।
क्योंकि लोक कल्याण के लिए बनने वाली रीति नीतियों में केवल चाटुकारिता को लेकर के या अपने निजी स्वार्थ को लेकर के रद्दो बदल करना या यस्सियत नियमता दिखाना राष्ट्र के साथ, समाज के साथ और उससे लाभान्वित होने वाले तमाम लोगों के साथ विश्वासघात। आप खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष भी हैं और इस उद्योग में मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं जो है इसको ग्रोथ की जरूरत है। इसके बीच में आपकी क्या विचारधारा, क्या विजन लेके इसको बढ़ा सकते हैं? ग्रोथ की जरूरत है तो मैं तो लाभ में छोड़ के आया हूँ। आज की स्थिति नहीं, मैं आज की स्थिति से मेरे क्या लेना देना, मैं आज की स्थिति में जानू भी क्या कि आज उसकी क्या स्थिति है। मैं जब वहां पर था तो मैंने कुटीर उद्योग, झोपड़ी, ग्राम उद्योगों में दीपक, दोने बनाने तक की प्रक्रिया को और जीवित किया। घर में बैठी हुई माता बहनों को ये जो पड़े हुए पत्ते हैं, इन पत्तों से दोने बना करके उसकी गड्डियां बना करके जो है बिना पैसे के व्यवसाय करने की प्रेरणा, और उस प्रेरणा के अनुसार जो था बहुत लंबा पीरियड था, मैं 9 साल रहा उसमें जी। शिवराज जी ने हटने नहीं दिया मुझको जी, और मैं उसे लाभ में छोड़ कर गया। वो तब भी नहीं छोड़ना चाहते थे। क्योंकि एक और सवाल आया है वो बेबाकी वाला कि गृह मंत्री हुए हमारे पिछली बार नरोत्तम मिश्रा जी, उनका बयान बेढंगा कभी भी आ जाता था, कभी भी वो कुछ भी किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए उठपटांग हाजिर जवाबी दे दिया करते थे। और उस समय उसके बाद उनका जो चुनाव हारने का जो रीजन रहा, अधिकतर उनकी पार्टी ने माना कि ये एक रीजन है। नरोत्तम मिश्रा स्वाभिमानी व्यक्तित्व के धनी है, प्रभावशील नेता है, और प्रभावशील नेता होने के नाते जो बात कहते हैं बेबाकी के साथ कहते हैं। उन्हें अपनी हानि और दूसरे के लाभ की तो कामना रहती है, वो अपनी हानि की परवाह नहीं करते हो, लेकिन जो बोलना होता है वो बेबाकी के साथ अपनी बात कह देते हैं। कभी कभी होता है आदमी के कि बोले जबान स्लिप हो गई, तो जबान तो तेरे ही पास थी और अब तो स्लिप होती ही रहती है। या तो जानबूझ करके बोला या अवचेतन में निकल गया। जबान स्लिप नहीं होती, मस्तिष्क स्लिप। एक 1984 का एक किस्सा था जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। इंदौर में भी दंगे फसाद जड़, इंदौर भी एक तरह से जला था। आपके नजरिए से इंदौर कैसे जला था? देखिए, जलाया जिन लोगों ने था वही लोग थे जिनके यहाँ घर नुकसान हुआ था, जिनके घर गिरा था। जलाने वाले वही लोग थे जिन्होंने उस संस्कारित और पुरातन स्थल को जलाया। अब मैं नाम लेता तो कैसे लेता, और अगर मैं नाम भी ले लेता तो बहुत छोटा हो जाता। लोग कहते कि द्वेष से नाम ले रहा है, जलन से नाम ले रहा है, क्योंकि नाम लेता है तो मैं उसी का नाम लेता जिससे मैं चुनाव हारा। तो मेरे बजाय अखबारों ने पूर्ति कर दी, तो मैं अपने आप को क्यों गंदा कर? कुछ लोगों का उस समय कथित रूप से कथा भी प्रचलित है, राजवाड़ा जब जला तो वहां से शाही खजाना निकाला गया और बहुत मात्रा में ट्रकों से शाही खजाना निकला था। बेकार की बात, ये सब बेकार की बात, इसमें कोई सच्चाई नहीं। किसने देखा, किसके पास गिनती है? कपोल कल्पनाएं लेकर के संसार को भ्रमित करोगे, और संसार निकला तो कहाँ है वो, किसके पास है? वो होलकर स्टेट माता अहिल्या की संपत्ति है, महाराजा तुकोजी राव की संपत्ति है, यशवंत राव की संपत्ति है, और उन लोगों ने तो इस शहर को दिया है। जो काम इस मध्य प्रदेश की सरकार नहीं कर पाई वो काम होलकरों ने किया है। ये महाराजा शिवाजी राव हॉस्पिटल जो आप देख रहे हैं, महाराजा यशवंत राव हॉस्पिटल, एमवाय हॉस्पिटल देख रहे हैं, आप किसने दिया? 40 लाख रुपए की डिमांड हुई, फौरन होलकर उन्होंने कहा कि ये 40 लाख ले बना। उस समय 40 लाख रुपया होलकरों ने दिया। 40 लाख रुपया
ये यूनिवर्सिटी जिसके तहत हमारी पीढ़ियां जो संस्कार पा रही हैं, ये माता अहिल्या के नाम पर हुआ। उसके लिए जो रुपया दिया होलकरों ने दिया। इस शहर में ये मध्य प्रदेश की सरकार, प्रजातांत्रिक सरकार ने एयरपोर्ट दिया क्या? एयरपोर्ट भी दिया तो हमारे होलकरों ने दिया, माता अहिल्या के वंशजों ने दिया। तो प्रजातंत्र में जन सहयोग से की जाने वाली जो कार्यवाही है, प्रजातंत्र की भावनाओं को समझने का जो अभिभूत भाव है, हमारे यहाँ के शासकों के पास था। इसलिए हमारी माता लोक माता है। 300 वर्ष के बाद भी उसका सुयश जो है आज तक पूरे भारतवर्ष में गुंजित है, तमाम तीर्थ स्थलों में गुंजित है। इंदौर की धरती का मान आज तक अगर पूजित है तो अहिल्या से पूजित है, होलकरों से पूजित है। एक ऐसा नेता बताओ इंदौर का, जिसकी कीर्ति कथा गाई जाती है। जय सिया राम। लक्ष्मण सिंह गौड़ का नाम जरूर आता है कि वो भी समाज सेवा में बहुत आगे तक रहे। लक्ष्मण सिंह गौड़ का नाम आता है, अच्छी बात है। लोगों के दिमाग में लक्ष्मण सिंह गौड़ वो एक सच्चा राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता था, और उसने अपने जीवन को जो जिया तो सच्चाई के साथ जिया। सच्चाई की कीमत होना चाहिए, उसकी पूजा होना चाहिए। बहुत सीरियस टॉक के बाद सर से पूछा पर्सनल सवाल, सत्यनारायण सत्तन जी को खाने में क्या पसंद है? दाल रोटी चावल, सब्जी नहीं खाता मैं हरी। डॉक्टर तो कहते हैं हरी सब्जी बहुत फायदे है। डॉक्टर कहते होंगे, पर इंदौर के आसपास जितनी सब्जी पैदा होती है ये सब खान नदी और इधर उधर के नालों से सिंचित होकर के होती है, और उस पर कीटनाशक भी डाले जाते हैं। तो ना तो वो कीटनाशक का प्रभाव हो पाता है, और ना उस गंदे जल से पैदा होने वाली सब्जी में विटामिन प्रवेश कर पाते हैं। पसंदीदा व्यंजन की बात, 40 साल हो गए मुझे सब्जी नहीं खाता हूँ। दाल चावल और रोटी ही मेरा भोजन। पसंदीदा व्यंजन में सबसे पहला नाम? लाई सेव, सेव परमल, एकदम शुद्ध इंदौरी। वहां से बड़ा ही हुआ हूं मैं। ये खा खा के राजनीति करी मैंने, मेरे कार्यकर्ताओं ने। सेव और परमल ही हमारा आहार रहा। इंदौर के अलावा कोई व्यक्तिगत पसंदीदा जगह? इंदौर से अच्छी तो स्वर्ग भी नहीं लगता, मालवे से अच्छा तो स्वर्ग भी नहीं लगता। मैंने अपनी कविता में यही बात कही कि अगले जन्म पुनः सत्तन को इसी धरा पर उपजाना। सर ये कविता प्लीज हमारे दर्शकों के लिए बचाएं। हाँ, मैंने अपनी कविता में इस बात से वरदान मांगा भगवती सरस्वती से कि जहाँ प्यार को प्यार मिला हो, दम्भ जहाँ पर हारा हो। क्या है इंदौर, क्या है मालवा? जहाँ प्यार को प्यार मिला हो, दम्भ जहाँ पर हारा हो। कालिदास को जो मालव प्राणों से ज्यादा प्यारा हो। महाकाल महाराजा जिस मालव की करते निगरानी, जहाँ नारियां तक हंस हंस कर देती हैं कुर्बानी। भोज विक्रमादित्य अहिल्या, भोज विक्रमादित्य जिनका गौरव है। ये सब बात अपनी कविता में थी। जहाँ प्यार को प्यार मिला हो, दम्भ जहाँ पर हारा हो। कालिदास को जो मालव प्राणों से ज्यादा प्यारा, उस मालव की माटी शीश चढ़ाकर सत्तन कहता है। जहाँ नर्मदा क्षिप्रा की धारा में अमृत बहता है, उस मालव से हे परमेश्वर मत मुझ कवि को बिछलाना। अगले जन्म पुनः सत्तन को इसी धरा पर उपजाना, ताकि मुझको पुनः मेरे शाकुंतल का उपहार मिले। भीगी रातों में सजनी का भीगा भीगा प्यार मिले। सत्तन का तन मन मालव, मात पिता गुरुजन मालव। भारत माँ का मन मालव, हिमगिरी का दर्पण मालव। ये इस मिट्टी के प्रति प्रेम है। मैं तो बार बार इसी यहीं पैदा होना चाहता हूँ, मेरी कोई कामना नहीं। इसी कविता के साथ विराम लेते हैं और इस शो को
नेक्स्ट एपिसोड पे डन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सचिन सर आपका, आपने हमारे ऑफिस में आके हमें कीमती समय दिया। इंदौर की जनता के लिए कोई मैसेज? इंदौर की जनता है, यंग जनरेशन जो है वो उल्लास से भरी हुई है, उमंग से भरी हुई है, अपने अपने कर्म क्षेत्र में संपूर्ण समग्रता के साथ अग्रणी होकर के आगे बढ़ रही है। चाहे शिक्षा का हो, चाहे खेल का हो, चाहे वो कर्म का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे साहित्य का हो, हर क्षेत्र में ये नगर की युवा पीढ़ी अपने महत्व को स्थापित करती है। हम रोज अपने अखबारों को उठाएं और आपके चैनलों को देखें तो कहीं ना कहीं इंदौर के लोग गौरवान्वित होते हुए दिखाई देते। और ये आने वाली जो पीढ़ी है ये इस वैज्ञानिक युग में आ रही है, और यहाँ इस वैज्ञानिक युग में उन्होंने जो नए नए चमत्कार इंदौर में ही करके दिखाए हैं, ये पीढ़ी निस्संदेह राष्ट्र को गौरवान्वित करेगी, समाज को गौरवान्वित करेगी, माता पिता को गौरवान्वित करेगी, और इस बात को सिखाएगी कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।